हेलो डियर एस्पिरेंट, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। इस वीडियो में हम लोग एनर्जी सेक्टर और एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने वाले हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कुछ टारगेट देख लेते हैं। न्यूक्लियर कैपेसिटी का जो टारगेट है, प्रेजेंटली इंडिया की कैपेसिटी 8.8 गीगावाट है। इस लिस्ट में देख सकते हैं, ये अपडेटेड लिस्ट है और ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा से लिया गया है। न्यूक्लियर कैपेसिटी इंडिया का 8780 मेगावाट है। यहाँ आप यूनिट देख सकते हैं, मेगावाट है, विच कन्वर्ट्स इनटू अराउंड 8.8 गीगावाट। तो प्रेजेंट कैपेसिटी इंडिया का न्यूक्लियर कैपेसिटी 8.8 गीगावाट का है। इसे 2032 तक 22 गीगावाट कर दिया जाएगा और 2047 में जब इंडिया के इंडिपेंडेंस का 100 साल पूरा होगा तो टारगेट रखा गया है 100 गीगावाट का। यहाँ आप तीन टारगेट्स देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने तीन टारगेट डिफाइन किया था। 500 गीगावाट नॉन फोसाइल कैपेसिटी, इसे 2030 तक अचीव करना था। प्रेजेंटली अभी कितना है? 271.969 गीगावाट इज द प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ इंडिया। नेट जीरो एमिशन का टारगेट 2070 का है और 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फोसाइल फ्यूल। तो नॉन फोसाइल फ्यूल से जो एनर्जीज आते हैं उसका 50% शेयर अचीव करना था 2025 तक, विच हैज बीन अचीव्ड। यहाँ देख सकते हैं 52.3% इज द शेयर ऑफ नॉन फोसाइल फ्यूल्स। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी इंडिया का ये नवंबर का डेटा है और ये डेटा जो आपको दिख रहा है ये जनवरी 2026 का है। तो नवंबर 2025 तक 509 गीगावाट था। अभी कितना है? तो 520 गीगावाट का कैपेसिटी हो चुका है। जो एनुअल रेट है इसके बढ़ने का वो 11.6% है। कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके अंदर दो इनिशिएटिव्स हैं। एक 2014 में स्टार्ट किया गया था, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, और दूसरा 2017 में सौभाग्य स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना स्टार्ट किया गया था। अब इस लिस्ट को भी आप एक बार जरूर देख लेंगे, ये अपडेटेड लिस्ट है और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कुछ मेजर चीजें हैं। जैसे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कोल का होता है विच इज 42.5%। फोसाइल फ्यूल का टोटल कितना रेशियो है? तो 47.7%। रिन्यूएबल एनर्जी से विच इंक्लूड्स लार्ज हाइड्रो पावर, इससे 50.6% का कंट्रीब्यूशन है। अगर सिर्फ हाइड्रो की बात की जाए तो 9.8 यानी रफली 10% आपको ध्यान रखना है। स्मॉल हाइड्रो पावर्स में 1% का कंट्रीब्यूशन है, तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 27% है और अगर ओवरऑल नॉन फोसाइल फ्यूल पर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 52.3% है। तो ये कुछ मेजर इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो कैपेसिटी एडिशन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी में हुआ है और सोलर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में 3.6% था, जो 25-26 के फाइनेंशियल ईयर तक 9% हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कोल से जो पावर जनरेशन हो रहा है उसमें भी एडिशन किया गया है, लगभग 8.8 गीगावाट का। तो अगर एग्जाम में स्टेटमेंट ये आ जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, नॉन फोसाइल एनर्जी पे फोकस कर रहा है और फोसाइल फ्यूल से जनरेट होने वाले सोर्सेज पे अब गवर्नमेंट एडिशन नहीं कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि कोल हमेशा से रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी रहा है और इसमें इंडिया कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर पाएगा। अगर एनर्जी जनरेशन की बात की जाए, जो हमने पहले देखा वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था और उस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में एनर्जी जनरेशन कहाँ से कितना ज़्यादा होता है वो आपको इस लिस्ट से पता चल जाएगा। कोल contributes to around 70 to 72% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये 2028 तक ऑपरेशनल होगा, गुजरात का है। हावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो गुजरात में होगा। और हाइड्रो पावर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स ये हैं जिसमें
टेहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट जो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता ही होगा, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन को फॉर्म किया जाता है, तो इसमें कार्बन एमिशन ज़ीरो होता है और ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह से फ्यूचर फ्यूल है। वीओसी पोर्ट को फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड पोर्ट बना दिया गया है, इनॉग्रेशन हो चुका है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने 3 प्रोजेक्ट्स को, 3 पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया है और इसको ग्रीन हाइड्रोजन हब का नाम दिया गया है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, वीओसी पोर्ट जो तमिलनाडु में है, पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है। इन 3 पोर्ट्स का नाम आप ध्यान रखेंगे जिन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब्स कहा जा रहा है और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो रिएक्टर में फ्यूल यूज होता है, वो यूरेनियम यूज किया जाता है। U-235 या फिर 238। ये यूरेनियम न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडिया में यूरेनियम का रिजर्व अवेलेबल नहीं है, इंपोर्ट किया जाता था। तो लेकिन इंडिया के पास थोरियम रिजर्व है। जो कोस्टल रीजन्स हैं, वहाँ पे इंडिया के पास थोरियम रिजर्व अबंडेंस में है। तो इंडियन साइंटिस्ट्स ने 3 स्टेज का एक स्ट्रैटेजी बनाया, एक प्लान बनाया कि यूरेनियम की मदद से किस तरह हम थोरियम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म एनर्जी सस्टेनेबिलिटी अचीव किया जा सकता है। और इसी 3 स्टेज में पहला स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में अभी न्यूज़ में आया था, कलपक्कम इन तमिलनाडु। कलपक्कम में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन और यहाँ पे फर्स्ट जो क्रिटिकलिटी है इन 3 स्टेज का, जो फर्स्ट स्टेज है वो अचीव कर लिया गया है और उस रिएक्टर का नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हमारे देश में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या फिर आप कह सकते हैं एटॉमिक पावर स्टेशंस हैं, जिनके नाम और उनके स्टेट्स के नाम आप साथ में यहाँ देख सकते हैं। एक नया प्रोजेक्ट है जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, इसे महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है और जब ये ऑपरेशनल होगा तो 10.38 गीगावाट या फिर 10,350 मेगावाट का ये पावर प्लांट होगा और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी होगा। इसे फ्रेंच कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक अभी रिसेंटली जनवरी में हुआ है, गोवा में इसे कंडक्ट किया गया था और ऑर्गेनाइज इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने किया था। स्वच्छ ऊर्जा मिशन, इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी में रैंकिंग है वो 3rd नंबर का है। फर्स्ट रैंक पे चाइना आता है और सेकंड नंबर पे यूएसए आता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। इंडियाज पर कैपिटा एमिशन क्या है, कार्बन एमिशन जो होता है, तो पर कैपिटा एमिशन कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.9 टन है और वर्ल्ड का एवरेज 4.7 टन है। तो इस हिसाब से इंडिया बहुत कम कार्बन एमिशन करता है। हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी को गवर्न करने के लिए या न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को गवर्न करने के लिए 2 एक्ट्स थे, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। और इन दोनों एक्ट को अब मर्ज करके एक कंसोलिडेटेड लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है और इसीलिए शांति बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। शांति का मतलब है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये शांति बिल इन दोनों एक्ट्स को रिप्लेस करेगा या रिपील करेगा और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन को भी फैसिलिटेट करेगा। कंट्रोल जो होगा वो स्टेट के पास ही होगा। इसमें एक और बात कही गई है दैट इट रिमूव सप्लायर लायबिलिटी। तो अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो ऑपरेटर हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर कंपनसेशन। CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। CBRN मॉडर्न वॉरफेयर में जो वेपन्स यूज किए जाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है और इससे बचने के लिए या फिर इसको फेस करने के लिए अगर न्यूक्लियर अटैक होता है या केमिकल अटैक होता है, उस सिचुएशन में सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से काम करेंगी, ऑपरेट करेंगी, उनको अवेयर करने के लिए एक CBRN कॉन्क्लेव किया गया था, जो DRDO ने ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में।
एनवायरनमेंट सेक्शन में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है अरावली रेंज वाला टॉपिक है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था इसके ऊपर। तो अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल है। ग्रेट ग्रीन वॉल के कॉन्सेप्ट से ही इंस्पायर्ड होकर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अरावली रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अरावली रेंज का जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया के बायोडायवर्सिटी के लिए या नॉर्दर्न इंडिया के हेल्दी इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरावली रेंज के वेस्ट साइड में डेजर्ट्स हैं। तो अरावली रेंज अगर प्रोटेक्टेड होगा तो गैंगेटिक प्लेन्स भी प्रोटेक्टेड होंगे। इस टॉपिक से सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि आपको अरेंज करने के लिए दे देगा, नॉर्थ से साउथ में अरेंज कीजिए। यहाँ आप गिर रेंज देख रहे हैं, विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, अरावली रेंज है, मैकाला रेंज है। तो इन सबको आपको अरेंज करने को दिया जा सकता है कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर पहले सवाल आ चुका है, रोहिलखंड, बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। तो ये भी आप नॉर्थ टू साउथ इस पोजीशनिंग को भी आप ध्यान में रखेंगे। अरावली रेंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे 3 रिवर्स है, बनस, लूनी, साबरमती एंड सहीबी। यहाँ एक लियोपार्ड कॉरिडोर भी है जो सरिस्का टाइगर रिजर्व से लेकर दिल्ली रिज फॉरेस्ट तक जाता है। इसका हाईएस्ट पीक जो है उसे गुरु शिखर कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गुरु शिखर। फेमस यहाँ पे एक माइनिंग बेल्ट भी है जो कॉपर बेल्ट है, खेतरी कॉपर बेल्ट। अरावली आर रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन्स। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज हैं। अरावली जो है वो रेसिडुअल एंशियंट फोल्ड माउंटेन है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इस साल के लिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में 2003 में फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एडवाइजरी रोल प्ले करता है और गवर्नमेंट को एडवाइज करता है ऑन द मैटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें टोटल 16 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो गवर्नमेंट के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर इस बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो 3 टियर बॉडी है। सेंट्रल लेवल पे या नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है और लोकल लेवल पे या पंचायत लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होता है। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन ये इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल बी बोर्ड के द्वारा। और इंडिया जो है ये सेकेंड एक्सपोर्टर है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हनी का आफ्टर चाइना। और प्रोडक्शन में अगर स्टेट्स की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, बिहार है एंड देन राजस्थान है। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो हनी का प्रोडक्शन करते हैं। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज आया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू डेवलप अ बी कॉरिडोर। अब ये बी कॉरिडोर क्या है? आप नेशनल हाईवे पर जब ट्रैवल करते हैं तो 2 लेन्स के बीच में जो कॉरिडोर होता है जिसमें प्लांटेशन किया होता है, ट्रीज लगाए होते हैं, उसको रिवैम्प करके जो पहले ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए जाते थे उसे शिफ्ट करके नेटिव स्पीसीज के प्लांट्स और ट्रीज को लगाया जाएगा, जैसे नीम, करंज, महुआ। इस तरह के ट्रीज लगाए जाएंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो की स्टोन स्पीसीज हैं, बी जो है ये की स्टोन स्पीसीज होता है। की स्टोन स्पीसीज का मतलब ये है कि ये जो स्पीसीज होते हैं, की स्टोन स्पीसीज अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो ये जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जैसे बी का काम है पॉलिनेशन करना, तो जो प्लांटेशन और ट्री स्पीसीज होंगे वो ग्रो करेंगे, उनका एक्सपेंशन होगा अगर बी कॉरिडोर नेशनल हाईवेज के अराउंड डेवलप किया जाएगा। एक और टर्म होता है सेंटिनल स्पीसीज। सेंटिनल स्पीसीज का मतलब होता है ये उस टाइप की स्पीसीज हैं जिनका अगर एक्सटिंक्शन हो रहा है तो ये अर्ली वार्निंग साइन होता है, यानी कि एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। अगर ये कम हो रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि एनवायरनमेंट डेंजर में है। नागालैंड के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने आईएमडी के साथ यानी इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है और इसके तहत एक एक्स बैंड पोलरीमेट्रिक डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है। जो वेदर फोरकास्ट किया जाता है उसको रीड करने के लिए डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है।
और इसे इंस्टॉल किया गया है मिशन मौसम के तहत। तो मिशन मौसम जो स्कीम है, इसमें 2024 में 2000 करोड़ रुपए का आउटले किया गया था। और ये जो मिशन मौसम है, ये 3 बॉडीज़ के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज़ के अंदर आते हैं। पहली बॉडी है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सेकंड इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी और थर्ड बॉडी है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, एनडीसी, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जो हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी का एक कन्वेंशन हुआ था पेरिस में। उसमें इंडिया ने 2022 में अपना 2030 तक का टारगेट डिफाइन किया था। इसे अभी रिसेंटली रिवाइज किया गया है और 2035 तक का टारगेट दोबारा से सेट किया गया है। जो ओरिजिनल टारगेट था, उसमें 2005 को बेस लेवल माना गया था और उसके बेसिस पे 45% का रिडक्शन किया जाता है एमिशन का, कार्बन एमिशन का। और नॉन फोसाइल फ्यूल के बेसिस पे जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, उसे 50% अचीव करना था, जो ऑलरेडी हो चुका है। अगर रिवाइज टारगेट्स को देखें तो 2005 को ही बेस लेवल माना गया है और अब जो एमिशन का रिडक्शन है वो 47% का होगा। और नॉन फोसाइल फ्यूल के बेसिस पे जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एनर्जी का, उसे 60% माना गया है। कार्बन सिंक आप जानते हैं, कार्बन सिंक जैसे वाटर बॉडीज या फॉरेस्ट्स होते हैं, जहाँ पे जो कार्बन को कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो कार्बन सिंक 3.5 टू 4 बिलियन टन्स का डेवलप करना है इंडिया को। इसके साथ-साथ सीओपी 26 में जो ग्लासगो में हुआ था यूके में, इसमें एक पंचामृत क्लाइमेट कमिटमेंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। पंचामृत क्लाइमेट कमिटमेंट में ये 5 पॉइंट्स हैं, जो 500 गीगावाट नॉन फोसाइल फ्यूल एनर्जी है, 50% एनर्जी रिन्यूएबल्स हैं, 2030 तक के ये 4 टारगेट्स हैं और नेट ज़ीरो एमिशन जो है, ये 2070 तक का है, यानी 2070 तक का है। सीओपी 28 जो 2023 में यूएई में किया गया था, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोजल दिया था कि सीओपी 33 जो 2028 में होने वाला है, वो इंडिया होस्ट करेगा। बट रिसेंटली इंडिया ने एशिया पैसिफिक ग्रुप को ये कन्वे किया है दैट इट विल नॉट बी एबल टू होस्ट दिस समिट। महाराष्ट्र की एक नदी है पवना रिवर, ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि 20 गांव से जो डिस्चार्ज होता है, नेचुरल रेन्स होते हैं, इनके वजह से ये नदी नाला बन चुका है और इसके ऊपर एनजीटी ने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे। तो हमारे लिए ये इंसिडेंट आई डोंट नो कि कितना इम्पोर्टेंट है, ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ग्रे वाटर के लिए भी बनाया जाता है और ब्लैक वाटर के लिए भी बनाया जाता है। तो ग्रे वाटर में जो यूज़ किए जाने वाली टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है सॉलिड इमोबिलाइज्ड बायोफिल्टर्स। और ब्लैक वाटर में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका नाम है मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर टेक्नोलॉजी। ये 2 टेक्नोलॉजी का नाम इम्पोर्टेंट है। तो एनर्जी सेक्टर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स थे जो मुझे लगता है इस साल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो आपका स्टैटिक पार्ट है एनवायरनमेंट का, जो भी आपने नोट्स बनाया होगा, ये बुक्स होंगे, उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बेस्ट ऑफ लक।